अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस लेक्चर में हम ये प्रूव करेंगे कि जो सिंपल पेंडुलम है उसकी मोशन जो है ना वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। देखें, सिंपल हार्मोनिक मोशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक ऐसी मोशन जिसमें एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो डिस्प्लेसमेंट के साथ, एक पॉइंट, और दूसरे नंबर पर एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ हो। अगर हम ये बात प्रूव कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि जो सिंपल पेंडुलम है उसकी जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। चलें जी, मैं यहाँ पर एक सिंपल पेंडुलम बना लेता हूँ। ये समझ लें इसकी सपोर्ट है। ये एक धागे से मैंने सिंपल पेंडुलम बना लिया। ये इसकी मीन पोजीशन है। अच्छा, इसको मैं यहाँ से उठाकर पॉइंट ए तक लेकर आता हूँ। यानी फ़र्ज़ करो मैं इसे यहाँ तक ले आया हूँ, पॉइंट ए तक। अच्छा, मुझे ये बताएं कि डिस्प्लेसमेंट किस तरफ कवर हो रहा है। ज़ाहिर है वो मेन पोजीशन से पॉइंट ए की तरफ डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन जो होती है वो हमेशा मेन पोजीशन से आगे होती है। डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन होती है क्या होती है? अवे फ्रॉम मीन पोजीशन होती है। अवे फ्रॉम मीन पोजीशन। तो अब ज़रा सोच समझ के बताइएगा। ये हो गई हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, वो मीन पोजीशन से आगे यानी मीन पोजीशन से ए की तरफ है। मुझे ये बताएं, क्या इस सिंपल पेंडुलम पर कोई रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा होगा? हम जानते हैं रीस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स होता है जो ऑब्जेक्ट को वापस मीन पोजीशन पर लाने की कोशिश करे। तो यहां पर इस पर रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा होगा जो कि ऑब्जेक्ट को मीन पोजीशन पर वापस लाने की कोशिश कर रहा होगा। अब यहाँ से आप सोचें, इस एरो को देखें और मुझे ये बताएं कि इस फोर्स की, जो कि रीस्टोरिंग फोर्स है, जो इस सिंपल पेंडुलम को वापस मीन पोजीशन की तरफ ला रहा है, उसकी डायरेक्शन किस तरफ है? आप नोट करें, इसकी डायरेक्शन जो है वो मीन पोजीशन की तरफ है। अच्छा, अब अगर ये इस मीन पोजीशन से मैं इसे दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पर लेकर आऊं, यानी मैं इसे, अब ये समझ लो ये पॉइंट बी की तरफ आया है। अगर ये पॉइंट बी की तरफ आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगा? जाहिर है डिस्प्लेसमेंट हमेशा मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ होता है, यानी इसका डिस्प्लेसमेंट ये होगा। मुझे बताएं, इस पर रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा? रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा, जो इसे वापस लाने की कोशिश करेगा। तो रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो इस तरफ डायरेक्टेड होगा, यानी मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड होगा। यहां से एक बात तो समझ आ गई, ऑब्जेक्ट चाहे किसी भी तरफ जाए, जो इसका रीस्टोरिंग फोर्स है वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ ही डायरेक्टेड है। एक पॉइंट चले इसको मैं लिख लेता हूं। रीस्टोरिंग फोर्स is always directed to mean position। अच्छा, मुझे बताएं, डिस्प्लेसमेंट की और जो रीस्टोरिंग फोर्स है उसकी डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है? नोट करें, डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से ऊपर जा रहा है जबकि रीस्टोरिंग फोर्स मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है। यहां पर भी सेम सिचुएशन है। जो डिस्प्लेसमेंट है वो मीन पोजीशन से ऊपर की तरफ हो रहा है जबकि रीस्टोरिंग फोर्स वापस मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है। अच्छा, एक और पॉइंट देखें, अगर मैं इसे बिल्कुल ऊपर से छोड़ूं, यहां से छोड़ूं, इस पॉइंट से, मुझे बताएं इसकी स्पीड ज्यादा होगी या इसको इस पॉइंट से छोड़ूं तो इसकी स्पीड ज्यादा होगी? जाहिर है अगर हम इसको ज्यादा हाइट से छोड़ते हैं तो ज्यादा स्पीड से आएगा,
और अगर इसको कम हाइट से छोड़ते हैं तो कम स्पीड से आएगा। इससे क्या साबित हुआ? इससे ये पॉइंट हमें समझ में आता है कि ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के साथ। में इस तरह से, दूसरे लफ्जों में इस तरह से समझें कि इसका डिस्प्लेसमेंट जितना ज्यादा होगा रीस्टोरिंग फोर्स उतना ज्यादा होगा। अब देखें, यहां मैं एक और फिगर से समझाऊं। अगर मैं इसे बिल्कुल इतने फासले से छोड़ता हूं, यानी डिस्प्लेसमेंट करीब है, तो इसका जो रीस्टोरिंग फोर्स होगा वो भी कम होगा। लेकिन अगर मैं इसको ज्यादा फासले से छोड़ता हूं, यहां से छोड़ रहा हूं, यानी इसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है, तो इस पर लगने वाला जो रीस्टोरिंग फोर्स होगा वो भी ज्यादा होगा। यानी रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के साथ। आइडिया क्लियर है? अच्छा, अब रीस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के साथ, और दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है। अच्छा, मुझे बताएं, इन दोनों की डायरेक्शन एक जैसी है या अपोजिट है? अंडरस्टूड है, अपोजिट है। अगर अपोजिट है तो यहां पर हम माइनस का साइन लगाएंगे। ये जो माइनस का साइन लगा रहे हैं, ये हम क्यों लगा रहे हैं? ये हम इसलिए लगा रहे हैं जो सिर्फ ये बता रहा है कि ये जो है एक दूसरे के साथ अपोजिट डायरेक्शन में। अच्छा, प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं? आपको पता ही होना चाहिए कि प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करने के लिए हम कांस्टेंट यूज़ करते हैं। इसका जो कांस्टेंट है वो होगा के। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अच्छा, हमने 9th में पढ़ा था कि एम ए के, तो मैं इस रीस्टोरिंग फोर्स की जगह अगर एम में लिख दूं, एम में इज इक्वल टू माइनस के एक्स लिख दूं, सही होगा गलत होगा? सही होगा। अच्छा, अब ये जो एम है, मुझे बताएं, ये एम कांस्टेंट है या वेरिएबल होगा? सोचें। जब ये सिंपल पेंडुलम मूव कर रहा होगा, इसकी स्पीड चेंज हो रही होगी, इसकी एक्सेलरेशन चेंज हो रही होगी, मुझे बताएं इसके मास में कोई फर्क आ रहा होगा क्या? इसका मतलब ये मास कांस्टेंट है। ये मास इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं इसे इधर ले जाता हूं, ये आ जाएगा माइनस का के अपान एम, और ये एक्स। के क्या है? के भी कांस्टेंट है। एम क्या है? एम भी कांस्टेंट है। अच्छा, एक कांस्टेंट को कांस्टेंट से डिवाइड कर दें तो क्या बन जाएगा? कांस्टेंट को कांस्टेंट से डिवाइड करें तो वो भी कांस्टेंट होगा। इसका मतलब ये पूरे का पूरा यहां पर कांस्टेंट है। के अपान एम पूरे का पूरा यहां पर कांस्टेंट है। एक कांस्टेंट जब हम लगाते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हट जाता है, इक्वल का साइन आ जाता है। लेकिन अगर इसी कांस्टेंट को रिमूव कर दें तो क्या होगा? इक्वल का साइन हट जाएगा और प्रोपोर्शनलिटी का साइन आ जाएगा। यानी अगर मैं इसे रिमूव कर दूं, रिमूविंग कांस्टेंट के ओवर एम, अगर मैं के ओवर एम को रिमूव कर दूं तो यहाँ इक्वल का साइन हट जाएगा, इधर आ जाएगा प्रोपोर्शनलिटी। यानी इस बात का रिवर्स है जो मैंने ऊपर आपको समझाई थी कि भाई प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट लगाते हैं, ये प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म हो जाता है, इक्वल आ जाता है। यही काम यहाँ रिवर्स हो रहा है कि अगर आप कांस्टेंट रिमूव करोगे तो इक्वल के साइन की जगह प्रोपोर्शनलिटी का साइन आ जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का एक्स। अच्छा, अब इस इक्वेशन को गौर से देखें, ये क्या बता रही है? एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के साथ, क्योंकि ए से एक्सेलरेशन है और एक्स से डिस्प्लेसमेंट है। एक कंडीशन पूरी हो गई हमारी, एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ? डिस्प्लेसमेंट के साथ।
अच्छा, यहाँ माइनस का निशान क्या बता रहा है? माइनस का निशान बता रहा है कि एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट है। मुझे बताएं डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन किस तरफ होती है? एक्सीलरेशन से बाहर की तरफ होती है या एक्सीलरेशन की तरफ होती है? डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन जो होती है वो हमेशा एक्सीलरेशन से बाहर की तरफ होती है, सॉरी मीन पोजीशन से बाहर की तरफ होती है। तो जो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन होगी जाहिर है उसकी उल्ट होगी। तो किस तरफ होगी? मीन पोजीशन की तरफ होगी। तो मैं कह सकता हूं कि जो एक्सीलरेशन है वो डायरेक्टेड है मीन पोजीशन की तरफ। और सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था? जिस वाइब्रेटरी मोशन के अंदर ये दो बातें पाई जाएंगी वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। भाई एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए डिस्प्लेसमेंट के साथ और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होनी चाहिए मीन पोजीशन की तरफ। इसमें ये दोनों कंडीशंस पूरी हो गई, और अगर दोनों कंडीशंस पूरी हो गई इससे हमारी बात साबित भी हो गई कि जो सिंपल पेंडुलम की मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक टाइप है या एक एग्जांपल है।